हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सेशन। माय नेम इज़ तनु। आज के वीडियो में हम फिर से सीडीपी वाले सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं और आज जो क्वेश्चन पेपर है वो 17 जनवरी 2022 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें हम सीडीपी के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। 30 क्वेश्चन हम करेंगे सीडीपी के आज और इसके बाद जनवरी सेशन का सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर और बचेगा। उसके बाद जनवरी सेशन का सीडीपी वाला पोर्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब बिना टाइम गवाते हुए हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी किया जा सकता है। सटीकता से पक्के तौर से भविष्यवाणी ये तो किया ही नहीं जा सकता, तो बिल्कुल ही गलत है। हम विकास का एक अनुमान लगा सकते हैं लेकिन हम उसकी पक्के तौर पर भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। व्यक्तिगत विकास के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता, ये भी गलत है, क्योंकि मैंने आपको डेवलपमेंट का जब प्रिंसिपल पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि हम कुछ हद तक पूर्वानुमान लगा सकते हैं। एकदम सटीक लगाएंगे वो भी गलत, एकदम ही नहीं लगा पाएंगे वो भी गलत है। अगला क्या है व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि कुछ हद तक हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं किंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। कोई 18 महीने में भी 2 शब्द बोल रहा था तो कोई 25 महीने में भी बोल रहा था। आपने देखा पिछले वाले जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए वहाँ पे आपने देखा ही है। और उसके बाद अव्यवस्थित और असतत होता है, बिल्कुल ही नहीं। यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करूँ तो मैं आपको बताऊँ कि इन दोनों पॉइंट पर विकास के डेवलपमेंट से इन दोनों पॉइंट पर बहुत फोकस किया गया था 2021 और 22 में। विकास का पूर्वानुमान वाले से भी बहुत क्वेश्चन आए हुए थे और उसके बाद ये विकास का रेट से तो 4-5 क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको। तो मतलब ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विकास के चैप्टर को तो आप छोड़ ही नहीं सकते क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली यहीं से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास क्रमबद्ध नहीं होता है। क्रमबद्ध न, क्या आप पैदा होते हैं डायरेक्ट किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं? बिल्कुल नहीं। पहले आप इन्फेंसी में रहेंगे, अर्ली चाइल्डहुड में जाएंगे, फिर चाइल्डहुड में जाएंगे, उसके बाद ये किशोरावस्था में जाएंगे, तो मतलब अडोलसेंस में जाएंगे। मतलब इस तरीके से क्रम से ही आप ऊपर बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आज पैदा हुए से डायरेक्ट किशोरावस्था में पैदा हो गए, डायरेक्ट शैशवावस्था से आप डायरेक्ट मध्य बाल्यावस्था में पहुंच गए, तो ऐसा तो नहीं होता। आपको एक एक स्टेज जो है वो क्रॉस करनी होती है। तो मतलब विकास जो है वो क्रमबद्ध होता है, ऐसा नहीं है कि क्रमबद्ध नहीं होता, तो ये तो नहीं होगा आंसर। और विकास अव्यवस्थित होता है तो ये भी बिल्कुल गलत है। विकास जो है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये बात ठीक है। विकास जो है वो एक निरंतर चलने वाली और एक सतत प्रक्रिया है। कोई ना कोई चेंजेस जो है वो बॉडी में हमेशा ही आते रहते हैं, तो वो डेवलपमेंट का ही रूप होता है। विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते, ये भी गलत है। विकास के जो प्रतिमान होते हैं वो आनुवंशिकता से भी प्रभावित होते हैं, संस्कृति और वातावरण से भी प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या आंसर देखने को मिला कि विकास एक जो है वो सतत प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है कि अब बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान रहने के कौशल मूल्य रीतियाँ किससे सीखते हैं? बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान रहने के कौशल मूल्य रीतियाँ किससे सीखते हैं? आस पड़ोस से सीखते हैं, धर्म से सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं या फिर समकक्षीय समूह से सीखते हैं? तो आस पड़ोस से भी सीखते हैं, धर्म से भी, स्कूल से भी और समकक्षीय मतलब सभी से सीखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन जो है वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन किन 2 मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है? अनुकूलन जो है वो किसको समाहित करता है? एडॉप्टेशन जो है वो किसको समाहित करता है? समायोजन और समावेशन को, संतुलीकरण और संगठन को। इसके हम इंग्लिश वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन को शामिल करता है। जीन पियाजे की थियोरी के अकॉर्डिंग जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज़ हैं अडॉप्टेशन के लिए,
तो अडेप्टेशन में क्या होता है कि अकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन 2 प्रक्रियाएं यहाँ पे होती हैं। तो इसको आप अगर हिंदी में देखना चाहें तो देख सकते हैं। एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, समायोजन, और एसिमिलेशन का मतलब होता है समावेशन। समावेशन को अगर आप समझेंगे कि कोई भी नई जानकारी को ऐड करना, और समायोजन का मतलब है कि कोई अगर नई जानकारी ऐड हो चुकी है उसके अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना, मतलब कि चेंजेस लाना, मॉडिफिकेशन लाना, इम्प्रूवमेंट लाना, बदलाव लाना, ये सब समायोजन के पार्ट हो जाएंगे। और समावेशन में सिर्फ ऐड करना शामिल होता है। तो आपको इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं को संक्रियात्मक कठिनाई महसूस करते हैं। एक बार फिर से देखें, जीन पियाजे से ये क्वेश्चन है और उनके अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित तो कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं। तो अमूर्त संक्रियात्मक में कठिनाई महसूस करते हैं तो किस में आएगा, ये संवेदी चालक में तो आएगा नहीं, पूर्व संक्रियात्मक में भी नहीं आएगा, अमूर्त में भी नहीं आएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन ही होगा, क्योंकि ये लंबाई और भार जैसे गुणात्मक आधारों को व्यवस्थित तो कर पा रहे हैं, ये पूर्व संक्रियात्मक में थोड़ी ना कर पाते हैं, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में ही कर पाते हैं बच्चे। और उसके बाद ये अमूर्त लेवल पे भी नहीं पहुंच पाते हैं, इसीलिए ये मूर्त अवस्था में, मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे ये बच्चा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत वाक, जो प्राइवेट स्पीच होती है, बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करती है, बच्चे की सोच में रुकावट पैदा करती, बच्चे को अपनी सोच को विनियमित करने में मदद करती है कि बच्चे जो है वो अपनी सोच को रेगुलेट कर पाएँ, अपने एक्शंस को रेगुलेट कर पाएँ, इसमें हेल्प करता है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। ए ऑप्शन सही होगा। बच्चों की सोच में रुकावट पैदा करती है, बिल्कुल गलत है ये। आत्म केंद्रियता को बढ़ावा देती है, ये भी गलत है। बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर ये घटता जाता है, बिल्कुल ही गलत है। जो प्राइवेट स्पीच होता है इस पे बार बार क्वेश्चन में फोकस किया गया है, और ये क्वेश्चन जो है वो 2011 से लेकर 2021-22 तक हर बार पूछा गया है। तो यहाँ पर भी पूछा गया कि जो व्यक्तिगत वाक होता है, प्राइवेट स्पीच होती है, बच्चे को अपनी सोच को नियमित करने में मदद करता है। ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार हेल्प करते हैं? उपयुक्त इनाम देकर हेल्प करते हैं, सख्त सजा देकर हेल्प करते हैं, मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके हेल्प करते हैं, और ब्लैक बोर्ड से सारे उत्तर नकल करवा के करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि अधिगम में किस प्रकार टीचर जो है वो मदद करते हैं बच्चों को। तो मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके, मतलब बच्चों को स्कैफोल्डिंग, टेम्परेरी हेल्प के द्वारा बच्चे जो है वो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की मदद शिक्षक कर लेता है। तो यहाँ पे क्या है, मदद की मात्रा मतलब थोड़ी सी टेम्परेरी से हेल्प इशारे के रूप में, संकेत के रूप में देकर, और वह स्वरूप में बदलाव करके जो है वो हेल्प दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियम का पालन करना चाहिए, वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देंगी। पूजा अपनी दोस्त से कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, वरना टीचर हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देंगी। पूजा लॉरेंज कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास में है, आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास में है। अच्छा लड़का अच्छा लड़की, तो ये अच्छा तो बन नहीं रही है टीचर के सामने की, मतलब मैं क्लासरूम में बैठी रहूंगी, खेलूंगी नहीं तो मैं एक अच्छी लड़की हूँ, ऐसा तो वो दिखा नहीं रही है। अधिकारिता और सामाजिक क्रम व्यवस्था भी नहीं है, ये लॉ सोशल ऑर्डर में ये कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत भी नहीं है। ये क्या है, आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास है, कि मतलब कि अगर आप ये काम करेंगे तो ऐसा होगा, अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपको खेलने नहीं दिया जाएगा, मतलब आपको पढ़ाई करने का रिवॉर्ड क्या है, खेलने के लिए दिया जाएगा। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो उसका पनिशमेंट ये होगा कि आपको खेलने नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ई ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
बुद्धिमत्ता एक स्थिर और स्थायी विशिष्टता होती है। एक स्थिर और स्थायी विशिष्टता होती है। बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती अपितु कई प्रकार की होती है, बिल्कुल ठीक है। 8 से 9 प्रकार की बुद्धि इन्होंने बताई है, तो मतलब ये भी ऑप्शन आंसर हमारा नहीं होगा। बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम में सहबद्ध नहीं किया जा सकता, ये भी ठीक है, मतलब कोई एक ही डायमेंशन बुद्धि के लिए नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा आंसर, यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, आंसर होगा कि बुद्धिमत्ता एक स्थिर और स्थायी विशिष्टता होती है। तो ये एकल बुद्धि की तरह बात कर रहा है कि ये एक स्थिर और स्थायी विशिष्टता है। बुद्धि में जो है वो प्रैक्टिस से, प्रयास से, कोशिशों से परिवर्तन लाया जा सकता है किसी एक स्किल में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती, गलत। शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है और विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं, बिल्कुल गलत। बाल केंद्रित में तो विद्यार्थी भी सक्रिय होंगे, विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है और शिक्षिका निष्क्रिय होती है, ये भी गलत, क्योंकि दोनों ही सक्रिय होते हैं। शिक्षिका और विद्यार्थी जो है वो दोनों ही सक्रिय भूमिका। अगला क्वेश्चन है कि कक्षाओं के में लड़के गणित व विज्ञान तो एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों की ही सक्रिय भूमिका होती है, जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो इसमें बहुत कुछ टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। अरे बाप रे, इतनी भयंकर स्टेटमेंट दी गई है। और लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती हैं। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि लड़कों में कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। स्टेटमेंट पहला गलत हो गया। दूसरा क्या है कि लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमता सहज रूप से मौजूद होती है, तो दोनों ही गलत हैं। यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये जेंडर स्टीरियोटाइप की बात कर रहा है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप की बात कर रहा है। दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन है कि NEP 2020 किस पर जोर देती है। NEP 2020 किस पर जोर देती है, पाठ्यचर्या के लचीलेपन पर जोर देती है, पाठ्यचर्या के मानकीकरण पर जोर देती है, पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण पर जोर देती है, रट कर याद करने पर जोर देती है, मानकीकरण पर भी नहीं, गैर संदर्भीकरण पर भी नहीं, पाठ्यचर्या के लचीलेपन पर जोर देती है। तो NEP 2020 जो है वो जो भी सिलेबस है हमारा वो क्या होना चाहिए, वो फ्लैक्सिबल होना चाहिए, मतलब कि समय के अकॉर्डिंग हम उसमें चेंजेस भी ला सके। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा, ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए, अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता, इसका चित्रण करना। और अगला है कि कक्षा के अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता, इसका चित्रण करना। कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण करना। मानक वर्ग में बच्चे की लेबलिंग करना बच्चों की बिल्कुल ही गलत है। अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है, इसका वर्णन करना। तो यही बात है, यहाँ पे क्या आंसर होगा, यहाँ पे डी आंसर होगा। क्या होगा कि अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है, मूल्यांकन के केंद्र में मूल्यांकन के केंद्र में ये होना चाहिए कि अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है, इसका वर्णन करना। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है, बच्चों का लेबल करना गलत है। कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण करना, ये भी गलत है। और अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता, इसका चित्रण करना नहीं, बल्कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम करते हैं। तो अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है, इसका वर्णन करना। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक समाजवादी रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चे की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है की व्याख्या करता है। तो
समाजवादी रचनावादी कक्षा कक्ष, जिसमें कि बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है। तो जहाँ पे बैठने की तय व्यवस्था हो कि मैं टाइम पे आऊँ या ना आऊँ, लेकिन मैं बैठूंगी तो उसी सीट पे बैठूंगी, आगे ही बैठूंगी, ये वाली व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये बच्चों को की व्यक्तिगत ज़रूरत को ध्यान में नहीं रख रहा है, बल्कि ये तानाशाही को दिखा रहा है कुछ बच्चों के। शिक्षकों का केवल निर्देश देना व बच्चों से पूर्ण आज्ञा पालन की अपेक्षा करना, केवल निर्देश देना बिल्कुल गलत है। बच्चों के द्वारा तथ्यों का स्मरण करना बिल्कुल सही नहीं है ये। बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है कि सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष, जिसमें कि बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है, की व्याख्या करता है बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना। तो डी ऑप्शन जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है। क्रिटिकल थिंकिंग को कौन बढ़ावा देगा? अगर हम 325 और 446 को जोड़ दें तो क्रिटिकल थिंकिंग होगा इसमें। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये होगा क्रिटिकल थिंकिंग। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और श्वसन को परिभाषित करना, ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे डी ऑप्शन जो है, अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय भी सोचिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा कि अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय को सोचिए। तो यहाँ पे बच्चों की आलोचनात्मक थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो यूज़ होगी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो क्या होगा, यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो क्या होगा, वो बिल्कुल डी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है। तो विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा देना, ये समावेशन की संस्कृति को दर्शाएगा। विभेदी आकलन को बढ़ावा देना मतलब कि अलग अलग तरीके के आकलन का यूज़ करना, मतलब ये नहीं कि एक ही तरीके से सबका आकलन किया जाए, अलग अलग आकलन की टेक्निक का यूज़ करना। या फिर विभिन्नता और विविध परिप्रेक्ष्य को हतोत्साहित करना बिल्कुल गलत है, हमें इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यालय में कुछ विद्यार्थी ही अभिवादित और समाहित महसूस करते हैं, ये भी गलत है समावेशित क्लासरूम के लिए। और विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं के आधार पर स्थायी समूहों में बांट देना, ये भी गलत है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है कि विद्यार्थियों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा देना, डिफरेंशियल इवोल्यूशन को डिफरेंशियल असेसमेंट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मतलब अलग अलग तरीके के मूल्यांकन का हम आकलन करने के तरीकों का हम यूज़ कर सकते हैं एक ही क्लासरूम के लिए, क्योंकि वहाँ पे समावेशी कक्षा है जिसमें कि अलग अलग आवश्यकता वाले बच्चे बैठे हुए हैं। तो हम अगर एक ही तरीके से सबका मूल्यांकन करेंगे तो ये जो है वो सही रिजल्ट नहीं देगा। अगला क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली मतलब अलग अलग संस्कृति के बच्चे हैं एक क्लासरूम में, तो एक शिक्षक को किससे बचना चाहिए। चर्चा में विविध संस्कृतियों के उदाहरण लाने से बचना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हमें अलग अलग संस्कृति का एग्जाम्पल देना चाहिए क्लासरूम में। प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम शिक्षण शैली विकसित करनी चाहिए, जो भी उसमें प्रभावशाली संस्कृति है उसके लिए शिक्षण शैली विकसित करना, तो ये ठीक नहीं होगा और हमें मतलब इससे बचना चाहिए। बचना किससे है, तो हाँ ये ऑप्शन हो सकता है। विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, हमें बचना है उससे, तो यही ऑप्शन होगा। विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा देना, तो इससे हमें बचना नहीं है। हमें बचना किससे होगा कि प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली को विकसित करना, कि कोई एक मतलब डोमिनेंट मतलब एक ऐसी संस्कृति वाले लोग हैं मतलब जिनका प्रभाव जो है वो ज़्यादा है, जिनके लोग ज़्यादा हैं, तो उस प्रभावी संस्कृति के लिए अलग पाठ्यक्रम ही बना देना, अलग शिक्षण शैली विकसित कर देना, तो जिससे कि और अदर संस्कृति वाले जो बच्चे हैं अपने आप को अलग महसूस करेंगे, अलग थलग महसूस करने लगेंगे, अपने आप को पिछड़ा महसूस करने लगेंगे, तो इससे हमेशा शिक्षक को बचना चाहिए।
निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थियों की अक्षरों व शब्दों को पढ़ने और उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है? क्या है अगला क्वेश्चन कि किससे विद्यार्थियों की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने और उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है? तो सीधे प्रभावित होती है अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उनको समझने की। तो ये क्या है? तो ये गुणज वैकल्य डिस्कैलकुलिया भी नहीं है, ये क्या है? डिसग्राफिया भी नहीं है, ये क्या है? डिसलेक्सिया है। ये क्या है? ये क्या है? ये डिसलेक्सिया है। ठीक, तो जिनको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है वो क्या है? वो डिसलेक्सिया है। चाहे वो नंबर को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही हो, चाहे उन्हें कोई शब्द पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही हो, उनको क्या होगा? ये डिसलेक्सिया होगा। इन्होंने अक्षर देके अपने आप को फंसा सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान देना है अल्टीमेटली कि हमको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है और समझने में की क्षमता में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो डिसलेक्सिया होगा। अगर मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी तब डिस्कैलकुलिया होगा वहाँ पे। और ये जो डिसफेजिया जो है वो गति समन्वय डिसफेजिया। अगला है कि गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए किससे बचना महत्वपूर्ण है? ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का। गतिक दिव्यांगता मतलब जिनको पैर में प्रॉब्लम है, वो चल नहीं पा रहे हैं या किसी भी तरीके से चलने में उनको प्रॉब्लम है, तो ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना। विद्यालय के सभी क्षेत्रों को रैंप और लिफ्टों से समतल करना। तो ये हमें करना चाहिए, हमें इससे बचना नहीं चाहिए। विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलन करना, ये हमें करना चाहिए, इससे बचना नहीं चाहिए। बैठने की व्यवस्था में उचित समायोजन करना, हमें करना चाहिए, इससे बचना नहीं चाहिए। लेकिन अगर बच्चे को चलने में प्रॉब्लम है, तो अगर हम एकदम ऊपरी मंजिल पे, 3rd फ्लोर 4th फ्लोर पे कक्षा का आयोजन कर रहे हैं, वहाँ पे पुस्तकालय या प्रयोगशाला का आवंटन कर रहे हैं, तो इससे उस बच्चे को प्रॉब्लम होगी, तो हमें इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान की विशेषता नहीं है? उच्च क्रम समस्या समाधान। तो जो बच्चे सृजनात्मक होते हैं, ये उनकी विशेषता होती है। अभिसारी सोच, नवाचारी सोच इनकी विशेषता होती है। जिज्ञासा की भी प्रबल भावना इसके अंदर होती है। तो 20 का क्या आंसर हो जाएगा? अभिसारी सोच का मतलब क्या है? डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब नहीं, कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट तो अपसारी होता है। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात यहाँ पे कर रहा है कि मतलब कि जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं वो डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले होते हैं, और जो मतलब डाइवर्जेंट का मतलब कि सारा कुछ मिलाकर एक ही आंसर आ रहा है, लेकिन जो अभिसारी होते हैं उसे हम अलग अलग तरीके से अलग अलग आंसर निकाल सकते हैं। तो ये अभिसारी जो है वो क्या होता है? ऑब्जेक्टिव टाइप में लगता है। और उसके बाद किस विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक याद रखने के लिए एक शिक्षक को किस रणनीति से हमेशा बचना चाहिए? स्मृति सहायक विधियां लागू करने से बचना चाहिए, या फिर संगठनात्मक चार्ट बनाने से बचना चाहिए, या फिर असंबद्ध शब्द के द्वारा प्रस्तुतिकरण से बचना चाहिए, और उसके बाद मानसिक चित्र का उपयोग करने से बचना चाहिए। तो अगर बच्चों को कोई भी चीज़ हमें लंबे समय तक, कोई भी विषय, कोई भी कॉन्टेक्स्ट बच्चे को लंबे समय तक हमें याद रखवाना है, तो उससे के लिए हमें टीचर को किससे बचना चाहिए? बच्चों को कोई मतलब क्लासरूम में हमें बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट है उन्हें लंबे समय तक याद रहे, ऐसी कोशिश करनी है बच्चों के साथ। तो न्यूमोनिक अप्लाई करने चाहिए, मतलब कुछ ट्रिक बना लेने चाहिए। तो न्यूमोनिक से बच्चों को याद कराने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये कर सकते हैं, मतलब छोटे छोटे न्यूमोनिक होते हैं, उससे हम बड़ी बड़ी चीज़ों को याद रख लेते हैं। तो इससे हमें बचना नहीं चाहिए, हम इसको कर सकते हैं क्लासरूम में। और ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट हम बना सकते हैं कि मतलब ऑर्गेनाइज करके चीज़ों को एक जगह रख लिया जाए और उसको बार बार रिवीजन किया जाए, तो भी वो चीज़ें जो है वो हमें याद रह सकती हैं लंबे समय तक। ये भी हमें करना चाहिए, इससे हमें बचना नहीं चाहिए। उसके बाद प्रेजेंटिंग डिसजॉइंटेड वर्ड, मतलब कि इमेज का यूज़ करके पढ़ाना चाहिए, तो ये हम कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हैं,
तो उस तरीके से ऐसे वर्ड्स में उसको प्रस्तुत करना जो कि कनेक्टेड नहीं है, तो उसमें जो है बच्चे उसको याद नहीं रख पाएंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो क्या होगा, हमारा सही होगा कि असंबद्ध शब्द द्वारा प्रस्तुत करना, मतलब जो कि उससे जुड़े हुए ही नहीं हैं, जो कि उस टॉपिक से जुड़े हुए नहीं हैं, मतलब कुछ भी तरीके से है, असंबद्ध है, तो ऐसे चीज़ों से बच्चे जो है वो अच्छे से उसको याद नहीं रख पाएंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। और अगला क्वेश्चन है, जब सीखी जाने वाली सामग्री हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। जब सीखी जाने वाली सामग्री जटिल और व्यापक हो, मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हो, जटिल और व्यापक होगा तो बच्चे अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। मौजूदा ज्ञान से जुड़ा होगा तो विद्यार्थी बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। व्यवस्थित, अव्यवस्थित और संगठित होगा तो नहीं सीख पाएंगे। उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से अलग नहीं होना चाहिए, बल्कि उसी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन जो है वो मौजूदा ज्ञान से, जब बच्चे तब बेहतर सीखेंगे जब वह उनके मौजूदा ज्ञान से, सीखने वाली जो सामग्री है उनके मौजूदा ज्ञान से, प्रेजेंट नॉलेज से जुड़ी हुई हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देती है। अनुभवात्मक शिक्षा विद्यार्थियों की विफलता में, मतलब असफलता में योगदान दे रही है। अनुभवात्मक शिक्षा जो है वो विद्यार्थियों को असफल नहीं बनाएगी। गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम हो सकता है। समावेशी दर्शन बच्चों को असफल नहीं बनाएगी। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र भी विद्यार्थी को असफल नहीं बनाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन होगा कि गैर प्रासंगिक अगर पाठ्यक्रम होगा तो वो विद्यार्थी को असफल बना सकती है। तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। प्रासंगिक पाठ्यक्रम होता तो ऑप्शन जो है वो भी सही हो जाता। NEP राष्ट्रीय पाठ NCF 2005 के अनुसार बच्चे शिक्षक के द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। बिल्कुल गलत है। बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता ही नहीं होती, ये भी गलत है। बच्चे रटने के माध्यम से सबसे अच्छे से सीखते हैं, ये भी गलत है। बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो NCF 2005 कहता है कि बच्चे जो है वो ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बच्चे जो है वो खुद अपने नॉलेज का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। 25 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं कि एक संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। उस संप्रत्यय से संबंधित उदाहरण से बचना चाहिए। तो ये तो उस संप्रत्यय से संबंधित उदाहरण हमें देना चाहिए, न कि बचना चाहिए। उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण देने चाहिए। संप्रत्यय से संबंधित गैर उदाहरण देने चाहिए। उनकी संस्कृति में प्रचलित आद्य रूप, उनकी संस्कृति में प्रचलित जो है वो आद्य रूप। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा, आद्य रूप का मतलब है अपडेटेड। उनकी संस्कृति में जो भी अपडेटेड चीज़ हो रही है उससे हमें बचना चाहिए, नहीं, हमें इन सबसे बचना नहीं चाहिए। हमें बचना चाहिए तो उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण से हमें बचना चाहिए। मतलब कि डिसकनेक्ट करके हम उदाहरण दे रहे हैं, मतलब कि वो निरंतर हम उदाहरण नहीं दे पा रहे हैं, तो हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान जागरूकता, ये क्वेश्चन फिर से आ गया। इसके हर एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, इस क्वेश्चन में भी आ गया, लेकिन डेफिनेशन जो है वो अलग टाइप से दे दिया गया। तो मेटाकॉग्निशन आपने जहाँ भी लिखा होगा, नोट्स अगर बनाया होगा आपने, कहीं पे लिखा होगा, तो आप इसको वहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं कि स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है। स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है। अधिसंज्ञान, मेटाकॉग्निशन, स्वयं के संज्ञान के बारे में जानना, वो क्या दिखाता है, मेटाकॉग्निशन, मतलब कि अधिसंज्ञान को दिखा रहा है। अगला है कि कठिनाई की पहचान, अगला क्वेश्चन है कि कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण करना, संभावित समाधान, परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरण है। कठिनाई की पहचान, लक्ष्य का निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, उसके अनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना
किस प्रक्रिया में शामिल है? तो आपको पता है कि ये समस्या समाधान की प्रक्रिया में शामिल है। ये किस में शामिल है? समस्या समाधान की प्रक्रियाओं में शामिल है। अगर आपको नहीं पता तो आप लिख सकते हैं कि समस्या समाधान की प्रक्रियाओं के महत्वपूर्ण चरण कौन कौन से हैं। कठिनाई की पहले पहचान करेंगे, फिर लक्ष्य का निर्धारण करेंगे, फिर संभावित समाधान ढूंढेंगे, फिर परिणामों की खोज करेंगे, उसके अनुसार कार्य करेंगे, उसके बाद परिणाम का मूल्यांकन करेंगे। कई बार क्वेश्चन जो है वो अगर इससे डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो वो समस्या के चरण को दे देंगे और बोलेंगे कि आप उनको ऑर्डर में लगाइए। तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। एक समस्या समाधान डाल के आप इसको लिख लीजिए, ताकि अगर ऑर्डर में लगाने के लिए आए तो आपका ये क्वेश्चन गलत ना हो। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है। बिल्कुल ठीक ऑप्शन है ये। भ्रांतियों के बारे में चर्चा करना चाहिए, उनकी खोज करनी चाहिए कि विद्यार्थियों में किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर क्या क्या भ्रांतियाँ हो सकती हैं या क्या है। ये बात बिल्कुल ठीक है। अगला है कि यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच करने में सहायक भी होता है। यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक भी होता है। सही है, और यहाँ पे व्याख्या भी सही है। यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही हैं और व्याख्या भी सही है। और अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना कब होगी? गतिविधि को महत्व ना दिए जाने पर, गतिविधि को महत्व दिए जाने पर, उन्हें सफलता मिलने पर, उनकी सफलता की अपेक्षा होने पर। तो बच्चे की बोरियत महसूस कब किए जाएंगे? जब उनकी गतिविधि को महत्व नहीं दिया जाएगा। बच्चे की गतिविधि को अगर हम महत्व नहीं देंगे तो वो क्लासरूम में बोरियत महसूस कर सकते हैं। गतिविधि को महत्व देंगे तो वो बोरियत क्यों महसूस करेंगे? सफलता मिलेगी तो भी वो बोरियत महसूस नहीं करेंगे, और उनकी सफलता की अपेक्षा होगी तो भी वो बोरियत महसूस नहीं करेंगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का सबसे अनुचित तरीका है? प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का सबसे अनुचित तरीका कौन सा है? तो विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि लेना, मतलब कि विद्यार्थियों की सिर्फ और सिर्फ इतनी ही क्षमताएं हैं, उस क्षमता पर ध्यान केंद्रित करके प्रतिपुष्टि देंगे तो बच्चे जो है वो डिमोटिवेट हो जाएंगे कि कुछ विद्यार्थियों की क्षमता तो ज़्यादा है, मेरी तो कम है, तो वो तो हमेशा ऐसे ही रहने वाली है। मतलब इस तरीके की बच्चों की क्षमताओं पर हमें फीडबैक नहीं देने चाहिए। गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित होगा तो विद्यार्थियों के ऊपर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, तो ये बात ठीक है। विद्यार्थियों के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि देना ये भी नहीं होगा। तुलना किए बिना प्रतिपुष्टि देना ये भी मतलब हम एक ठीक तरीका है। अनुचित तरीका ये होगा कि विद्यार्थियों को व्यक्तिगत तौर पे ये कहा जाए कि हाँ इनकी क्षमताएं ऐसी हैं, इनकी क्षमता ऐसी है, इनकी क्षमता ऐसी है, तो बच्चे जो है वो अपने आप को हीन भावना से भी देखने का शिकार इसके माध्यम से हो सकते हैं। तो आज के हमने 30 क्वेश्चन जो है हमने आज भी 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो अब कल के पेपर में हम 17 जनवरी का हो गया, अब हम 21 जनवरी 2022 के पेपर को डिस्कस करेंगे कल, और जनवरी का CDP वाला पोर्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा पेपर 1 का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।